बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीनी हम मनसब से कहा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हुआ। इजलास में इंतखाबात के हवाले से फैसला पार्लियामेंट से कराने पर इत्तफाक किया गया, जबकि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि अदालती फैसला पार्लियामेंट की तौहीन है। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको भी डॉक्टर साहब, अदालती फैसले को तौहीन अदालत करार देते हुए इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि इंतखाबात एक साथ कराने के हवाले से फैसला पार्लियामेंट करेगी। क्या अफ़वाम व तफ़हीम का कोई रास्ता अभी मौजूद है या ये मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ तसादुम की तरफ जा रहे हैं मामलात? और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक बड़ा तसादुम पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान होने जा रहा है। दो मुल्क के अहम अदारे और तौहीन अदालत और तौहीन पार्लियामेंट के दरमियान इस वक्त कौम फंस गई है, मुल्क फंसा हुआ है। ठीक। और आज बहुत से इजलास हुए, काबीना का इजलास भी हुआ जी। फिर इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे, जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, फजलुर रहमान साहब थे, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया से लंदन रवाना हो गए हैं और मरीम नवाज साहब आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगी। उसके बाद फिर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, बहुत से इजलास हुए जो कि अब भी जारी है। और उसके बाद गालिबन ये था कि रात को शाइया रखा गया था अरकान पार्लियामेंट इत्तेहादियों का, वो पोस्टपोन हो गया, वो कल अब ज़ोहराने में तब्दील हो गया। और किसी किस्म की मुशावरत नहीं हुई और कल का दिन रखा गया था 20 तारीख को, जब ये मुलतवी हुई थी अदालत की समाअत, तो उसमें यह था कि 26 तारीख तक आप एक रिपोर्ट हमें जमा करवा दें कि मफाहमत का क्या बना जी। और कोई एक दिन जो है, एक तारीख पे सब एग्री कर जाएं। और एक इशारा सा अदालत की तरफ से गालिबन आया था कि कोई एक तारीख अगर उस पर इत्तेफाक हो जाता है तो वो बात की तारीख भी हो सकती है। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया था कि 14 मई का फैसला अपनी जगह बरकरार है और फंड्स कैसे फंड्स ट्रांसफ़र करके और सब कुछ करके हमें आप ज़रा 27 तारीख तक आ जाएं। तो आज जो है वो सुबह चमगुइयाँ शुरू हुई, क्योंकि उमर मंदियाल साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। तो उनके आज के भी तमाम जो बेंचेस जो थे, जिसमें वो बेंच नंबर 1, 2 और कल के भी उनके सारे सवाए एक मुकदमा वो कल ही सुनेंगे। और इसके साथ ही जो काबीना ने, वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने, काबीना ने पार्लियामेंट के सामने, और उसमें इस तरह से हुआ कि एक इस्तेकाक कमेटी 3 अहम शख्सियात को भी बुलवा सकती है। वो अब अहम शख्सियात कौन सी हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट का कहना है कि 3 शख्सियात बुलाई जा सकती हैं। हुकूमत में जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, उस पर मैं अभी बात करता हूँ, क्योंकि हालात की संगीनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये बात करने से पहले आपको ये बताऊं कि ज़रा ये जहन में रहे हमारे कि आर्मी चीफ इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और उनका ये चाइना का विज़िट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अमेरिका, चाइना, इंडिया, रीजनल, ये तमाम इश्यूज़ इसमें डिस्कस हो रहे हैं इस दौरे में। और वहाँ पर मतलब एक आप समझें कि तवील अरसे तक पाकिस्तान ने किस तरह से अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ख़ित्ते में, वेस्ट में, वो बरतानिया का भी एक दौरा उनका हुआ था, और तो लेकिन वो तमाम जो एक स्ट्रेटेजिक दौरा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दौरान यहाँ पे मुल्क में ये बदकिस्मती के साथ एक ब्रेकडाउन, मुकम्मल ब्रेकडाउन आ गया है। और उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि
पाकिस्तान में आपको पता है हज के लिए लोग अप्लाई करते थे और उनको हज का कोटे में उनका नाम नहीं आता था, और फिर बड़े उसके लिए सिफारिशें और दरख्वास्तें जाती थी कि खुदा के वास्ते हमें जो हज का कोटा में हमारा नाम आ जाए किसी तरह। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को जो कोटा मिला हुआ है हज का, वो पाकिस्तान वापस कर रहा है सऊदी अरब को। लोग यहाँ से, लोगों के पास पहली दफ़ा तारीख में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जो डॉलर हैं उस जो मतलब है कि लोग सारी सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं कि एक दफ़ा हमारा नाम निकला है, जिनका नाम निकल आया था वो नहीं जाने के काबिल। तो पहली दफ़ा कोटा वापस हो रहा है सऊदी अरबिया को। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। माशी हालात जो हैं वो IMF के साथ मुआहदा रुका हुआ है और सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से कोई अब तक कोई इतला नहीं है कि पैसा उनकी तरफ से हमें दिया जा रहा है इस शदीद अदम इस्तेकाम की बाइस। और इसमें बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं ना कि आसपास के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तो हर तरह से असरअंदाज होते हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हों और सारे इश्यूज। पाकिस्तान में मैं तरफ इस बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक अचानक एक बीमारी पाकिस्तान में जाहिर हुई है, मंकी पॉक्स जी। और ये जो मंकी पॉक्स है ये ऑर्थोपॉक्स वायरल वायरस है, और जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक या चिकन पॉक्स, तो उस तरह से ये मंकी पॉक्स। और इसमें जो है ये चूंकि वायरल है, तो वायरल हम अभी गुजरे हैं ये कोविड से, तो हमें अंदाज़ा है कि वायरस की जो एक वायरल बीमारी होती है उसमें वही कि सर का दर्द, जिस्म टूट रहा है, बुखार की फीलिंग हो रही है, थकावट है, ये सारी अलामात। लेकिन उसके साथ फिर रैशेज, ठीक है जी। और स्किन के ऊपर रैशेज, और वो रैशेज जो हैं वो फिर जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह बच्चों को रैशेज उस तरह जैसे ये खसरे में होता है ना, जैसे मीजल्स में, और वो रैशेज जो हैं वो फिर ज़्यादा बढ़ के वो फिर दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या दाना कह लें या फोड़ा कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। उसमें फिर पस आ जाती है ज़्यादा अगली स्टेज के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो इन्हीं पीप, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक खिरंड जिसे कहते हैं स्कैब, और वो फिर उसके बाद वो गिरता है। तो ये 3-4 हफ्तों तक ये भी हो सकता है कि इसमें वो स्किन के ऊपर अलामात बिल्कुल मामूली हों, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हों, ये भी हो सकता है कि हों ही ना। तो ये मंकी पॉक्स पाकिस्तान में आ गया। और इसके अंदर एक बात अहम ये है कि इसमें यानी ये एक माइल्डर किस्म है, इसमें लिम्फ नोड्स, इसको और चिकन पॉक्स में फ़र्क यूँ है कि चिकन पॉक्स में ये जो लिम्फ नोड्स हैं मुख्तलिफ जो ग्लैंड वो नहीं सूजते, उनकी स्वेलिंग नहीं होती, इसमें हो जाती है। लेकिन ये जो है, और इसमें मतलब इसमें ये कोई अगर तो नमूनिया हो जाए या दिमाग की सूजन, जो एंसेफ्लाइटिस वगैरह, तब इसमें डेथ के, अदरवाइज ये खुद ब खुद ये ठीक हो जाती है। इसमें बस पानी ज़्यादा पीना है, दूसरों से दूर रहना है, ताकि ये जानवरों से इंसान में और इंसान से इंसान में, ठीक है। और फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से नहाना है, पानी ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा खुजाना नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करनी है कि उसको ज़रा ढक के रखा जाए, अगर फोड़े वगैरह अगर हैं तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स एहतियातन, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। एंटीबायोटिक्स कभी वायरल इन्फेक्शन में नहीं लेते, तावक्त ये कि ये खतरा हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक। तो लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स भी, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि उससे एंटीवायरल ड्रग्स से ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है मंकी पॉक्स। और ये मंकी पॉक्स जो है, इसमें ये बात अहम है कि ये मंकी पॉक्स पाकिस्तान में क्यों आया है जी। अब एक इम्कान हम जाहिर कर सकते हैं कि मंकी पॉक्स, हम इसके बारे में कोई वाज़ेह
बात तो नहीं है कि मंकी पॉक्स पाकिस्तान में अचानक कहाँ से आ गया, और मंकी पॉक्स जो है इसको मतलब ये क्यों अचानक आना शुरू हो गया। तो फिर हम एक इस पर तज्जिया दे सकते हैं, हमारे पास कोई इसका कोई साइंटिफिक कोई डाटा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये सूडान में जो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, क्योंकि ये मंकी पॉक्स जो है ये 2022 में ये इसके केसेस अचानक सूडान और जो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें इसके केसेस आना शुरू हो गए थे अचानक। ये बहुत कम होता है, अमेरिका में बहुत कम, ब्रिटेन में हुआ है लेकिन कम। ये अफ्रीका की एक जो है वहाँ से फैलने वाली एक बीमारी है जो वहाँ से फैली और अभी वहाँ पर ये जारी थी, और ये जारी ही थी। मैं ये पिछले साल का मैं ये जो 9th स्लाइड है ये पिछले साल का मैं ये बता रहा हूँ कि ये 20/9/22 को ये बल्कि 8वीं स्लाइड, ये देखिए ना, सूडान में पहला मंकी पॉक्स केस आया था ये अगस्त में, 1 अगस्त को, और फिर ये जो सूडान ट्रिब्यून बता रहा है, सूडान ट्रिब्यून ने बता रहा है कि वहाँ 7 केसेस हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो ये जो 10वीं स्लाइड है कि बर्डन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, ये वहाँ की ये पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट है, पब मेडिसिन का एक इंटरेस्टिंग पेपर है पूरा, कि मंकी पॉक्स, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन मंकी पॉक्स फैलना शुरू हो गया अफ्रीका में, तो डबल बैटल फॉर अफ्रीका। तो ये जो है ये पाकिस्तान में जो मंकी पॉक्स आ रहा है, तो इसीलिए जो बाहर से सऊदी अरेबिया से, देखें पहला जो केस आया तो वो भी तक सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये वहाँ से चूंकि लोग निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर पाकिस्तान की तरफ ये अफ्रीका से आने वाले, या ये कि गल्फ कंट्रीज में ही है लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको मंकी पॉक्स है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि उसके स्किन के ऊपर वो जाहिर हो, तो उससे इंसान, ये एनिमल टू ह्यूमन और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका ट्रांसमिशन। तो ये बात जो है, ये अगर मंकी पॉक्स आ रहा है तो एक तो ये कि सुकून रखें, ये कोई ऐसी मतलब एहतियात करें इसको, बिल्कुल वैसे जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, और ये होता भी 15 साल से कम हो, बच्चों में अमूमन ज़्यादा होता है, बड़ों में भी हो सकता है एज में, लेकिन इसकी वही है जैसे 16, 17 साल, 15 साल, 14 साल, इस उम्र में ज़्यादा मंकी पॉक्स जो अफ्रीका में। तो बस इसमें एहतियात पानी, दूसरों से दूर, रेस्ट, पेन की, इस रैशेज में चूंकि पेन होता है तो पेन किलर, लेकिन खुजाने से गुरेज, वरना वो पस वगैरह उसमें सेकेंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, और नीम गर्म पानी से बाथ नहाना, और ये सारी कंडीशन सही, और आइसोलेशन, लोगों से दूर। ये वहां से देखें फॉल आउट कहां से हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं ना, मंकी पॉक्स कहां से आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अहम तरीन बात कि ये कोई कोविड की तरह की कुछ ऐसी चीज नहीं है कि इसमें लोगों ये उस तरह से इसको नहीं, जैसे नहीं मतलब नमूनिया हो गया या ब्रेन में सेकेंडरी, बहुत रेयर, मतलब ये वैसे ही जैसे मतलब आप समझें कि बच्चों को मीजल्स हो जाते हैं या ठीक हो जाता है अपने आप, ये खुद ठीक होता है। सही। अच्छा, तो अब मैं जो बात कह रहा था वो ये कि ये चाइना का विजिट हो रहा है, और चाइना का विजिट आर्मी चीफ का है, पीछे ही टर्मोइल है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को मेरा, अब खुदा जाने इसमें क्या मामला हुआ कि इमरान खान साहब ने यहाँ से पहले असद कैसर साहब थे, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो टीम बनी, जिसमें पहले ये था कि साद रफीक साहब और एयाज सादिक साहब और बाकी शख्सियात होंगी, तो आज मुस्लिम लीग नून ने जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है ये सारी जिम्मेदारी, और जरदारी साहब की तरफ से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की सारी, इमरान खान साहब के साथ बातचीत कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी दे दी फजलुर रहमान साहब को। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर क्या बात होनी है। फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के ताल्लुकात का हम सबको पता है, तो फजलुर रहमान साहब की जमात की ड्यूटी लगाई गई कि आप पीटीआई से बात करें। यानी इसका मतलब है कि बिल्कुल बात आपने करनी ही नहीं, और मामला बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो है वो हुकूमती जो ईवान हैं, कुछ उसमें शख्सियात जो हैं वो ये कह रही हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो आईनी अदालत लग सकती है, जो भी बिलावल साहब ने भी बात की कि जी ये एक वज़ीर आज़म को भेजा गया, दूसरे को भेजा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसमें तमाम काबीना को पे तौहीन लगा दी जाए। सही, ठीक है, क्योंकि हुकूमत का मतलब काबीना है, वज़ीर आज़म और काबीना, तो
और ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो और मामला किसी अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़े, जो कि ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन यह है कि अभी तक उसके आसार नहीं, अभी तक ये जो बहुत आपको सख्त तकारीर नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये इसीलिए नज़र आ रही हैं कि वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या उनके साथ काबीना जी उन पे सब पे, और वो उसको वो जो गुफ्तगू हो रही थी ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और साकिब निसार साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में ये हुआ ना कि वज़ीर आज़म को बुलाया और फटाफट वारे कर दिया, तो वो यहाँ पर भी वही हो सकता है। तो वो उस बात को वो बात जो हुई है उन दो शख्सियात की, वो चूंकि यहाँ पे हुकूमत के ईवान सबके जहनों में है कि वो फ़ौरन ही बुला के और फ़ौरन ही कि आप तशरीफ़ लाइए ज़रा, वो गए, उन्होंने कहा अच्छा इधर ही, अच्छा आपने नहीं मानी कंटेंट उधर ही 5 मिनट की 5 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट की जो भी सजा ना लिया। तो ये एक खौफ है और इसके नतीजे में फिर तसादुम, फिर वो पार्लियामेंट में दूसरे, मतलब मैं नहीं जानता, मेरी तो दुआ है कि कोई अफ़ाम तफ़हीम अल्लाह करे कि निकले, पार्लियामेंट भी काबिल एहतराम और अदालत भी काबिल एहतराम, लेकिन टकराव बहरहाल होने जा रहा है अभी तक जो सूरत हाल। अब इसमें ख्वाजा आसिफ साहब कल से नई जो शुरू हो रहा है SCO के वज़राए दिफा का इजलास, उसमें वो भारत नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शायद ना जाएं। अच्छा जी, क्योंकि मुल्क में हालात ऐसे हैं कि उन हालात में शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां ना जाएं, और ये बात नई दिल्ली से कही जा रही है। नई दिल्ली इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना जाए। लेकिन पाकिस्तान से एक डेलीगेशन, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है और पाकिस्तान चाइना का फोरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब उसमें शरीक होंगे वर्चुअली यहां से। लेकिन एक डेलीगेशन पाकिस्तान के फौजी हुकाम का भारत चला गया है, अस्करी हुकाम का 4 मेंबर डेलीगेशन कल शरीक हो रहा है डिफेंस के हवाले से। चूंकि इजलास है तो वजीर दाखिला नहीं जा रहे, सॉरी वजीर दिफा नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन वहां चला गया। ठीक। और इसमें जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि अब ये बात सामने आई है कि 18वां राउंड भी भारत और चाइना के दरमियान नाकाम हो गया बुरी तरह। उस दिन जो बात हुई थी कि बॉर्डर क्लैशेस पे, बॉर्डर क्लैशेस के ऊपर, और ये डेस्पेंग का जो इलाका है, दौलत बेग ओडी, हम डिटेल में बात कर चुके हैं उस पर, उसके ऊपर डैम चौक पे कोई पेशरफ नहीं हुई। और उसके बाद जो है वो ली शुआंगफू के साथ एक मुलाकात है कल राजनाथ सिंह की, देखें उसमें। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये मुज़ाकरात का नाकाम होने का मतलब ये इंडिया ने पहले बात, इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि आप आ जाएं, लेकिन इसको आप ये कहें कि मुज़ाकरात ठीक गए, नॉर्मल गए, अच्छे गए। लेकिन उसके बाद ये बात जो है ये आउट हुई, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ टाइम्स नाउ को, इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ फेल टू रीच ब्रेक थ्रू, 18वीं स्लाइड फिर हो गए। अब व्हाट्स नेक्स्ट में ये कि कल मिलेंगे। और इंडिया टू अच्छा, और उसके बाद जो है ये ट्रिब्यून को भी मैं कोट कर रहा हूँ कि ट्रिब्यून इंडिया 7वीं स्लाइड के इंडिया चाइना टू टेक अप LAC स्टैंड ऑफ। अब कल जो मीटिंग में साइड लाइन में फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात जो होगी वज़राए दिफा की, उसमें फिर मामला उठेगा। और यूरेशियन टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस पे जो है सुर्खी लगाई है। वो कहते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जो 16th स्लाइड है हमारी, बीजिंग सेज ऑल इज वेल, न्यू दिल्ली सेज ऑल इज इन द वेल। ठीक है ना, सारा का सारा कुएं में गया, सब कुएं में जा चुका। व्हाट्स कुकिंग एट LAC, मतलब LAC के ऊपर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, वो न्यू दिल्ली कह रहा है ऑल इज इन द वेल। ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो तलखी अपनी जगह मौजूद है और बल्कि बड़ी खराबी की तरफ चली गई है, क्योंकि दोनों वो आ भी रहे हैं यहाँ पर, उनके वजीर दिफा, और मुलाकात भी हो रही है। और ये 2 दिन तक ये बात भारत में नहीं आई, लेकिन फिर उसके बाद उनके मीडिया ने कोट कर दिया और कि वो इसकी साइड लाइन्स के ऊपर बातचीत होगी। और साथ ही जो है वो अब मुझे नहीं पता कि ये इसको ज़ाहिर है कि इसको पूरी किताब को पढ़ के फिर उस पर तबसरा हो सकता है। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त भी हैं, दानिश्वर भी हैं, हसन अब्बास साहब,
अमेरिका में वो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कई किताबें लिखी हैं हसन अब्बास साहब ने। तो उनकी किताब एक जो है रिटर्न ऑफ तालिबान, वो उनकी किताब जो है एक आ रही है और बड़ी एक ज़बरदस्त किताब है उनकी, और होगी यकीनन। उनकी पहली जो किताबें आई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं हमेशा। लेकिन इस किताब में जो एक उसका आज के डॉन में अनवर इकबाल साहब हमारे दोस्त वाशिंगटन में अरसे से कवर कर रहे हैं वहाँ के सारे इवेंट्स, उनकी अनवर इकबाल साहब ने फिर इस किताब में से एक आज के डॉन में कि तालिबान ने जनरल बाजवा से कंसल्ट किया था इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले, सही। और बाजवा साहब ने फिर सजेस्ट किया था कि तालिबान को कि आप इंडिया से बात करें। मतलब इंडिया की जो एंट्री हुई अफगानिस्तान में आफ्टर द विड्रॉल, दोबारा वापसी हुई, वो बाजवा साहब से मशवरे के बाद हुई। सही। और बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, आप इंडिया से भी बात करें और अच्छा है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होने चाहिए और तालिबान बात करें। ठीक। फिर उसमें और भी बहुत कुछ है इस किताब में। इस आज के पीस में ये भी लिखा हुआ है कि जनरल फैज़ की जो तस्वीर आई, उनको कहा गया पाकिस्तान के अदारों की तरफ से कि वो तस्वीर आप सफारत खाने तक अपने आप को रखें, लेकिन वो जो उनकी चाय पीते हुए तस्वीर आई थी, उससे तालिबान के लिए भी मसाइल पैदा हुए, पाकिस्तान के लिए भी हुए। और शो ये किया गया कि तालिबान सब बात सुनते हैं जो कि नहीं सुनी, उनको नहीं सुनते थे, और बहुत से इशूज थे। तो किताब का इक्तबास जो है ये पढ़ने वाले है, ये होगी ये किताब यकीनन। तो अच्छा, अभी ये तो एक तो ये बात होगी। फिर दूसरी बात यह है कि ये अगर तो ये कहते हैं कि तौहीन का मामला जिसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होगी हुकूमत, इसमें कोई कानूनी रास्ता जो है वो अगर देखें, अब मैं नहीं जानता कि इसमें कल क्या सूरत हाल होगी। यानी वो अटॉर्नी जनरल तो ज़ाहिर अदालत में आएंगे और वहाँ पर हुकूमत के तरफ से कोई वकला, यानी पार्टियों की तरफ से वकला नहीं जाते या जाते हैं। पिछली बार यही हुआ था ना कि वो गए हुए थे सारे, तो फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी जी। तो फिर उसके बाद अदालत जो है वो फिर फैसला सुनाएगी या बुलवाएगी किसी को या क्या करेगी, और पार्लियामेंट का इजलास भी जारी है और सारे सियासी कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक बहुत तल्ख माहौल है इस्लामाबाद में, बहुत तल्ख और तसादुम की फिजा है। इसी में मैं जरा थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊं अगर थोड़ा सा वक्त है तो और उसमें ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब एक ब्रेक लें जी, उसके बाद ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप सियासी मामलात के हवाले से। आपने कहा कि किसी किस्म की मफाहमत जो है वो इस वक्त नहीं हो सकती और मामला टकराव की तरफ जा रहे हैं। बदकिस्मती है जी, ये कोई अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। हाँ। कि इस वक्त इन हालात में, जबकि सिक्योरिटी क्राइसिस है, जबकि इकोनॉमी का इशू है, ये अफवाम तफहीम के साथ रास्ते निकल सकते थे। मैं कह रहा हूँ वही कि अनाओं का मसला है, क्या है, दोनों तरफ से लचक दिखाई जाती, कोई दरमियान का रास्ता निकलता। हमारी दुआ थी लेकिन वो नहीं निकला। इसी दौरान मैं पाकिस्तान की सियासत पे आता हूँ, बहुत अहम वाकया हुआ है और वो वाकया ये हुआ है कि प्रीमियर शी जो हैं, शी जिनपिंग चाइना के, उनकी आखिरकार यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पे बात हो गई। ज़ेलेंस्की जो हैं, उनकी आखिरी जो बात हुई थी प्रीमियर शी जिनपिंग से, वो हुई थी जनवरी 2022 में, और उसके 2 महीने के बाद फिर जंग छिड़ गई थी। और ये बात उस वक्त हुई थी जो 30 साल कंप्लीट हुए थे दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात, जनवरी 2022। और तब से लेके जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उनकी तमाम साल कोशिश रही कि उनकी किसी तरह से प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए। तो आज उनकी मुलाकात हुई, उनकी ख्वाहिश पे हुई, चाइना ने ये क्लियर किया। और इस खबर को उनकी गुफ्तगू की क्योंकि इसमें जाहिर है कि इसमें रशिया ऑन बोर्ड है और हम रशिया के जो कमेंट्स हैं या इस टेलीफोन टॉक पे उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो 20th स्लाइड है कि चाइना नॉट टू ऑब्जर्व यूक्रेन क्राइसिस क्वाइटली, शी जिनपिंग, जो 20th स्लाइड,
यानी जो शी जिनपिंग ने ये उसमें बात की, क्योंकि वो अपना पहले ही एक पीस प्लान लेकर आ चुका है चाइना कि ठीक है, और अगर इस जंग को कोई खत्म करवा सकता है तो चाइना। और चाइना ने इंतहाई कामयाबी के साथ एक ईरान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट करवा के और सीज़फायर करवा दी है। यमन में खामोशी है, हुतीज और लड़ाई वड़ाई सारी खत्म हो गई यमन में, सूडान का फड्डा बढ़ गया, लेकिन यहां पे मामला जो है वो खराबी की तरफ जो जा रहे थे वो अचानक रुक गए। वहां पे एक शहादत हुई है, एक अली खामनेई के करीबी मोतमिद पे, उस पर कल बात करेंगे जी, उस पर बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पकड़ लिया उस बंदे को। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मामला है जिसमें अच्छा, इंडिया में एक और क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। उनकी देखें, ये अगर नक्शे को देखें ना इंडिया के, तो उनकी एक बड़ी अहम रियासत है छत्तीसगढ़। अच्छा, ये इंटरनल टर्मोइल को सिक्योरिटी के हवाले से हम चूंकि डिस्कस करते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ जो है ये सेंट्रल इंडिया में है, यानी वस्ती इंडिया के अंदर ये मौजूद है। ठीक। और ये उन रियासतों में ये उन रियासतों में से है इसके 7 रियासतें इसके बॉर्डर्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र और ये सारा ये पूरी एक दरमियान में आंध्र प्रदेश है नीचे। अब इसमें लेकिन इशू ये है कि ये जो एक पूरी रियासतों की पट्टी है जी, जो कि इंडिया के नक्शे पे आपको आप समझें कि उनका मशरकी रियासतों का एक पूरी पट्टी है जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये रेड कॉरिडोर जो है, अगर हम ये रेड कॉरिडोर रियासतें कहलाती हैं, ये रेड कॉरिडोर। और ये रेड कॉरिडोर वो रियासतें हैं जहां पे माओइस्ट या जो नेक्सल वहां पे जो चल रहे हैं, जो बागी हैं, वो एक्टिव हैं बरसा बरस से। सही। तो एक वहां पर कई महीनों के बाद या मेरे ख्याल से सालों के बाद वहां पर फिर दोबारा माओइस्ट एक्टिव हैं, और जो 10 वहां पे सिक्योरिटी के लोगों को एक आईडी ब्लास्ट में मारा है। इंडिया के अंदर ये बात कही जाती है वहां पे लोग कि ये जो माओइस्ट हैं, ये माओइस्ट कहलाते इसीलिए हैं, ये कम्युनिस्ट नहीं कहलाते। ये माओइस्ट क्यों कम्युनिस्ट कहलाते? तो कम्युनिज्म तो रशिया में भी था, सोवियत यूनियन में भी। तो ये माओइस्ट क्योंकि चेयरमैन माओ से ये अपने आप को जंगलों में रहते हैं, और उसी तरह से यहां देखें किसान, जैसे चाइना में किसान, वो वहां तो लेबर्स थे ना, वहां तो इंडस्ट्रीज आ गई थी। तो रशिया का इनकलाब किसी और अंदाज में था, यहां पर किसी और अंदाज में था, तो सोशलिज्म का उसमें जाए बगैर, तो ये माओइस्ट कहलाते हैं। तो यहां पर फिर एक बड़ा वाकया हुआ है। अच्छा, सूडान के अंदर मैं ये कह रहा था, एक तो देखें ना आप कैसे वाकयात, ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू होना शी जिनपिंग से, और उमर बशीर जो हैं, ये सूडान का मामला खराब होकर फैल रहा है। उमर बशीर जिनके बारे में ये था कि वो शायद फरार हो गए हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो हैं वो अस्पताल में हैं, आलिया हॉस्पिटल है, वहां पर वो मौजूद हैं और पुलिस की हिरासत में हैं। इस बात का ऐलान किया है उनके दौर में एक अली हारून, उनके वजीर दाखिला, जब ये दारफुर क्राइसिस हुआ और कत्लेआम हुआ दारफुर के अंदर, तो वो भी जेल में ही थे और वो फरार हो गए। उन्होंने वहां पे जो है वो टीवी पे वो आए हैं, टीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है अली हारून ने, और अली हारून टीवी पे आके उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जी वो उमर बशीर जो हैं वो खैरियत से हैं और वो ठीक ठाक हैं। लेकिन टोटल चूंकि केओस है, 25,000 कैदी जेलों से छुड़वा लिए गए हैं। 25,000, 5 जेलें टूट गई हैं सूडान में, और इनमें इन 5 जेलों में वो लोग जो कि संगीन जराइम में, जो कि कत्लेआम में, जो कि मुख्तलिफ आप समझें कि इंतहा पसंद तंजीमों से वाबस्ता, वो तमाम के तमाम लोग ये जेलें टूट गई हैं सूडान की। और वो आस पास के मुल्कों में, 4 मुल्क खास तौर पे, ठीक है, जिनका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, चाड में, इवन दारफुर के अंदर दोबारा बहरान खड़ा हो रहा है। दारफुर जहां पर ये जहां पे शुरू हुआ था जनरल बुरहान और जनरल हमीदी दोनों को, और उमर बशीर के, तो वहां पर दोबारा शुरू हो रहा है। इसी तरह चाड में शुरू हो रहा है ये। और इजिप्ट के
जो है वो इजिप्ट का यहाँ पे इसमें लॉस हुआ है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि जनरल बुरहान को इजिप्ट सपोर्ट करता रहा है और उसके ऊपर इजिप्ट, ये हम डिटेल में काफ़ी पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो मिडल ईस्ट आई के अंदर आज एक अच्छा मजमून है, हाउ इजिप्ट लॉस सूडान। ठीक है, और सूडान इसलिए ज़रूरी था कि ये रिवर नाइल का मामला है। ये 11th स्लाइड जो हमारी, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मजमून है कि हाउ इजिप्ट लॉस सूडान, और उसमें पूरी पॉलिसी बताई हुई है कि ये कितना बड़ा क्राइसिस इजिप्ट के लिए खड़ा हो रहा है कि वहाँ पर जो है ऐसी फोर्सेज आ गई हैं जो जनरल बुरहान के अगेंस्ट है। इसको हम हटा दें और फिर ये ज़रा दिखाइएगा कि जो रॉयटर्स की खबर है, ये दूसरी खबर है, और वो ये खबर है कि रॉयटर्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनका एक स्टाफ मेंबर जो है वो खर्तूम में मारा गया है आरएसएफ के हाथों, यानी जनरल हमीती के हाथों। अब ये बड़ी एक अजीब पोजीशन, ये देखें ना, ये किसी भी रुख पे जा सकता था। इजिप्ट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। इजिप्ट ने ये कहा कि चूंकि जनरल सीसी, जनरल बुरहान क्लास फेलोज रहे, एक साथ पढ़े, कभी ये सूरत हाल नहीं थी। उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया बहुत ज्यादा। इजिप्ट पड़ोस से उसकी स्टेक्स बहुत, उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन होगी सिविलियंस की तरफ, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी सूरत हाल बनेगी कि ये जो फोर्स है, रैपिड फोर्सेस और जनरल हमदान हमीती जो है, ये जाके इजिप्ट के बॉर्डर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इनके साथ वो 25,000 लोग भी जेलों से टूट के रिहा हो गए, जेलें तोड़ के, जो कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इजिप्ट को वांटेड हैं। मतलब इजिप्ट, मतलब एक अजीब एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वहां पर अफ्रीका के अंदर। और ये इसी सूरत हाल में जो मैंने पहले आपसे बात की कि इसी सूरत, ये सारा फॉलो आउट हो रहा है, और उसके नतीजे में देखें फ्रेंच, ब्रिटेन, अमेरिका तो बिल्कुल निकल गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल इस वक्त उनके कुछ यूरोप के लोग शायद रुक जाएं, लेकिन वहां पर जब अरब मुल्क के ही बंदे को मार दिया, वहां पे मलेशिया हैं, कुछ नहीं पता कौन सी गोलियां चल रही हैं, कौन क्या हो रहा है, मतलब इस वक्त टोटल केओस है वहां पे। और दरमियान में एक और वाकया पेश आ गया है। दरमियान में एक तो जेल टूट गए हैं वहां पे, लेकिन एक और वाकया पेश आया है। मैं नहीं जानता कि उसका क्या, उसके दुनिया पे क्या असरात होंगे, लेकिन वो एक खौफनाक वाकया है। और वो वाकया ये है कि उनकी जो नेशनल लेबॉर्ट्री है, उस नेशनल लेबॉर्ट्री को तोड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया गया है। अच्छा, सूडान की जो नेशनल लेबॉर्ट्री है, वहां पे बहुत सारे जो आप समझें कि वायरसेस, बैक्टीरियाज, वैक्सीनेशन, उनके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। पूरी दुनिया की जो दवासाज कंपनियां हैं वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, मतलब तजर्बे कर रही थी। और वो जो लैब है, वो जो लेबॉर्ट्री है उनकी, वहां पर वो टूट गई है। और वहां पे क्या हुआ है उसके बाद, वो WHO ने, ये CNN ब्रेक कर रहा है खबर कि WHO वार्न्स ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क आफ्टर सूडान फाइटर सीज लैब। और CBS न्यूज ये कह रहा है कि सूडान फाइटिंग ब्रिंग ह्यूज बायोलॉजिकल रिस्क एज लैब्स होल्डिंग सैंपल्स ऑफ डेडली डिजीजेज ऑक्युपाइड। ये इनके वहां पर चूंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि अफ्रीका से उनका ओरिजिनेट होती हैं, कुछ दुनिया के दूसरे मुल्क में, अफ्रीका से कुछ बड़े वायरसेस और ऐसी चीजें वहां से ओरिजिनेट होकर फिर दुनिया में फैली हैं, दूसरे मुल्कों से भी अफ्रीका में फैली। हम ये नहीं कि अफ्रीका को हम कोई बुरा कह रहे हैं या उनके वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो जो मेन जगह थी सूडान में थी, वो अब सूडान की वो तमाम लैब, और उसके नतीजे में वायरसेस और बीमारियां और एक्सपेरिमेंट, और वहां गोलियां चल रही हैं, वैक्सीन, और तो एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आसपास के, और ये जो 25,000 की फिगर आ रही है कि जेलों से 25,000 लोग टूटे हैं, ये ऑलरेडी जो टर्मोइल है, अब उसमें से कितने लोग दूसरे मुल्कों की तरफ निकल गए हैं, कितने लोग वहां पे लड़ रहे हैं। कशीदगी में इजाफा होने जा रहा है। कशीदगी नहीं, एक बड़ी खाना जंगी है, कशीदगी जो खाना जंगी जो फैल रही है आसपास के मुल्कों में। अब मुझे नहीं पता कि इसमें जो और अमेरिका का कहना ये है कि वैगनर ग्रुप लड़ रहा है साथ। अब ये मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी होगी, लेकिन चार्ट के सदर को मारा जा सकता है। मतलब आसपास के मुल्कों में चूंकि एक क्यास फैला हुआ है, दारफोर के अंदर कत्लेआम दोबारा शुरू हो सकता है, इसको यहाँ पे रोकना जरूरी है। और ये सीज फायर बार बार ऐलान होता है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। कोई भी किसी की बात सुन के इस वक्त सीज फायर को तैयार नहीं हो रहा। ता वक्त यह कि खर्तूम से ऐलान हो जाए कि इस वक्त इसकी हुकूमत है और इसकी हुकूमत नहीं है, या इसकी हुकूमत बरकरार रह गई और दूसरा जो था वो उसको हमने शिकस्त दे दी। उस वक्त तक
जो है ये मामला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।